हेलो दोस्तों, प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप आपका सुकून एफएम पर स्वागत करता हूं। आप लोग सीक्रेट घर जमाई सुन रहे हैं। दोस्तों, आज हम सीक्रेट घर जमाई के 39वें एपिसोड में पहुंच चुके हैं। आप लोग मुझे बताइए कि ये कहानी हमें कब तक चलानी चाहिए। और दोस्तों, आप लोग चिंता ना करें, हमारे एक नई राइटर से अभी बात हुई है। हम आपको एक नई कहानी जल्द ही इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। वो कहानी रोमांटिक होगी, लव और रोमांस पर होगी। उसमें शायद थोड़ा बहुत ही कुछ सुपर हो और ज़्यादा कोई लड़ाई दंगा नहीं होगा। प्यार और मोहब्बत से भरी हुई बातें उसमें सुनेंगे और अपने प्यार में भी खो जाएंगे। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा भी था कि उन्हें लव और प्यार और रोमांस और कुछ कुछ सुपरनेचुरल बातों वाली कहानी चाहिए। तो हम आपके लिए नई कहानी जल्द ही लेकर आएंगे। और अगर आप अभी नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों, जितना आप शेयर करेंगे उतनी ही हम आपके लिए हर रोज़ नई नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। उसके बाद हम आपके लिए वीडियो वाली कहानी भी लेकर आएंगे। तो जितना जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, हम उसके बाद आपको वीडियो वाली कहानी भी देना शुरू करेंगे। आज के सीक्रेट घर जमाई के 39वें एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं कहानी। समर एंटिक कंपटीशन का पहला राउंड जीत चुका था। उसके बाद उसने यंग मास्टर ईशान द्वारा जमा किए जाने वाले नकली नीलम ब्रेसलेट को असली में बदल भी दिया था। समर ने इशिका और निशांत के रोमांस की वीडियो भी बना ली थी। उसके बाद वो सेकंड राउंड में यंग मास्टर ईशान के विपक्षी एंटिक वस्तु की प्रामाणिकता की बात कर रहा था। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह आवाज सुनने के अलावा नीलम की पहचान उसकी उपस्थिति और रंग से भी की जा सकती है। नीलम ब्रेसलेट स्पष्ट और चमकीला होता है। यह भारी भी है। नीलम में एक भी कमी नहीं है। रंग भी शुद्ध नीला है। ये एक ओरिजिनल और सर्टिफाइड नीलम है। और हाँ, मान लिया कि नीलम नकली ब्रेसलेट को खटखटाने पर बहुत तेज आवाज आ सकती है, लेकिन नकली नीलम में से प्रकाश नहीं गुजर पाता। हाथ पर यह हल्का लगता है और नकली नीलम ब्रेसलेट में खामियां भी होती हैं। नकली नीलम का रंग भी गहरा होता है। यंग मास्टर ईशान, ये नीलम बिल्कुल असली है। ये ब्रेसलेट 24 कैरेट नीलम से बना है। ये बिल्कुल भी नकली नहीं हो सकता। अब बताओ, अब भी आपको कुछ कहना है? समर ने ठंडी मुस्कान के साथ पूरी बात बता दी। समर की बात सुनकर आसपास के लोगों ने भी सहमति में सिर हिला दिया। नीलम ब्रेसलेट स्पष्ट रूप से असली ही लग रहा था। यंग मास्टर ईशान ने अपने हाथ में पकड़े हुए नीलम ब्रेसलेट को देखा और ब्रेसलेट को देखते ही अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने धीरे से कहा, नहीं नहीं, ये मेरा नीलम ब्रेसलेट नहीं है। उसे अच्छी तरह याद था कि इशिका ने जो ब्रेसलेट दिया था वो हल्का था। रंग भी बहुत डार्क था, लेकिन अब ये जो उसके हाथों में ब्रेसलेट था वो भारी और शुद्ध नीला था। यंग मास्टर ईशान ने अचानक अपना सिर घुमाया और इशिका की ओर देखा। वो चिल्लाया, इशिका, क्या तुमने मुझे गलत ब्रेसलेट दिया है? यंग मास्टर ईशान के शब्दों से इशिका के चेहरे के भाव ही बदल गए। उसने जल्दी से अपने बॉक्स से नीलम ब्रेसलेट निकाला और देखा कि यंग मास्टर ईशान के हाथों में ब्रेसलेट से अलग है। यंग मास्टर ईशान के हाथों से ब्रेसलेट की तुलना में उस ब्रेसलेट का वजन और रंग बिल्कुल अलग था। इशिका भी दंग रह गई। उसने मन ही मन सोचा, अरे अरे नहीं तो, ब्रेसलेट बदल दिया गया। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इशिका नकली ब्रेसलेट निकालकर यंग मास्टर ईशान को देने के लिए तैयार थी। तभी उसको एक आवाज सुनाई दी, मिस इशिका, मेरा सुझाव है कि आप नकली ब्रेसलेट ना ही निकालें। समर ने हल्के से कहा और उसके बगल में आ गया। उसे पता था कि अगर इशिका नकली ब्रेसलेट निकाल लेगी तो अफरा तफरी मच जाएगी। जो दर्शक सच्चाई नहीं जानते थे वो भी अग्रवाल इंडस्ट्रीज की नकली ज्वेलरी बेचने वाली कंपनी मान लेंगे। अग्रवाल इंडस्ट्रीज की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसने इशिका को रोक दिया। इशिका ने नकली ब्रेसलेट हाथ में लेकर दुर्भावना से कहा, समर, समर तुम कमीने, नीलम ब्रेसलेट बदलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
मैं नकली ब्रेसलेट निकालकर अग्रवाल इंडस्ट्री की रेपुटेशन बर्बाद कर दूंगी। वो समझ गई थी कि समर ने ब्रेसलेट बदल दिया है। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपना फोन निकाला और कहा, मिस इशिका, मैं पहले तुम्हें कुछ दिखाता हूं, उसके बाद तुम अपना फैसला कर लेना कि तुमने क्या करना है और क्या नहीं। ये कहते हुए उसने इशिका को अपने फोन में उसकी वीडियो को चलाया और उसे दिखा दिया। इशिका ने चौंक कर कहा, तुम्हें ये वीडियो कहां से मिला? उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, शरीर कांप उठा था। समर ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, मिस इशिका, तुम जिंदा मत करो, ये वीडियो किसी और के पास नहीं है, इसका डायरेक्टर मैं ही हूं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं ये वीडियो वायरल कर दूं तो क्या होगा? यह बात सुनते ही इशिका बुरी तरह से घबरा गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, समर, समर, मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो, प्लीज। समर ने मोबाइल को वापस अपनी जेब में रखा और इशिका से कहा, मैं एक शर्त पर यह वीडियो को नहीं दिखाऊंगा किसी को। तुम मुझसे वादा करो कि तुम सबके सामने अनाउंस करोगी कि अग्रवाल इंडस्ट्री से तुमने जो ब्रेसलेट खरीदा वो बिल्कुल असली था। तुम्हें कंपनी पर किया हुआ फ्रॉड केस भी विड्रॉ करना पड़ेगा। इशिका ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक है ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ समर, प्लीज वीडियो को आगे मत भेजना। वो जल्दी से समर की शर्तों पर सहमत हो गई। अपनी इज्जत बचाने के लिए इशिका केवल समर की शर्तों पर सहमत हो ही सकती थी। भले वो गुस्से में थी, लेकिन वो अभी गुस्सा कर भी नहीं सकती थी। तभी यंग मास्टर ईशान ने जब देखा इशिका अपनी जगह से हिली भी नहीं, उसने जोर से चिल्लाते हुए इशिका से कहा, इशिका, तुम किसका इंतजार कर रही हो? अग्रवाल इंडस्ट्री से खरीदा हुआ नकली ब्रेसलेट मुझे दो। इशिका हल्के से मुस्कुराई और बोली, भाई भाई, वो मैंने अग्रवाल इंडस्ट्री से नीलम ब्रेसलेट खरीदा था। अरे वो तो बिल्कुल असली है और अभी आपके हाथ में है, तुम अपनी बकवास बंद करो। यंग मास्टर ईशान के चेहरे पर हैरानी की लकीरें उभर आई। उसने हैरान होते हुए पूछा, इशिका, क्या तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? उसने अग्रवाल इंडस्ट्री और समर को फंसाने के लिए अपनी बहन का साथ दिया था, साजिश भी रची थी, और अब उसकी ही बहन इशिका अग्रवाल इंडस्ट्रीज के पक्ष में कैसे बोल सकती थी? ये उन दोनों की सहमति से बिल्कुल अलग था। इशिका ने फिर से कहा, भाई मैं फिर कह रही हूं, अग्रवाल इंडस्ट्री जो खरीदा हुआ नीलम ब्रेसलेट था वो असली है और यही है जो तुम्हारे हाथ में है। ये कहते हुए उसने यंग मास्टर ईशान की तरफ देखना भी बंद कर दिया। यंग मास्टर ईशान गुस्से में लाल हो चुका था। उसने गुस्से में इशिका की ओर देखा। उसे समझ ही नहीं आया कि उसकी बहन को क्या हो गया है। वो अग्रवाल इंडस्ट्रीज के पक्ष में आखिर बोल कैसे सकती है? तभी समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए सुशांत से कहा, वाइस प्रेसिडेंट सुशांत, मैंने इस नीलम ब्रेसलेट को प्रमाणित कर दिया है, ये असली है। क्या अब आप परिणाम अनाउंस कर सकते हैं? समर की बातें सुनकर सुशांत के माथे पर भी गुस्से का हल्का भाव आ गया। वो स्वाभाविक रूप से बता सकता था कि यंग मास्टर ईशान के हाथों में जो नीलम है वो बिल्कुल असली है। हालांकि उसका दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी सुशांत ने समर की जीत की घोषणा करते हुए कहा, सेकेंड राउंड में समर ने नीलम को सही तरीके से प्रमाणित किया, इसलिए उसे 10 अंक दिए जाते हैं। कियारा ने जब सुशांत की घोषणा को सुना कि अग्रवाल इंडस्ट्रीज का नीलम ब्रेसलेट असली है, तो उसके चेहरे पर उत्साह की झलक दिखाई दी। उसने हल्के से बड़बड़ाते हुए कहा, वाह डियर, तुम तो सबसे अच्छे हो, तुम्हारी वजह से कंपनी बच गई आज। हालांकि कियारा को पता नहीं था कि इशिका ने नीलम ब्रेसलेट को असली होने की पुष्टि क्यों की, लेकिन वो जानती थी कि यह सब समर की वजह से हुआ है। आसपास के लोग भी उत्साहपूर्वक चर्चा करने लगे थे। वो पहले वाली लड़की जो अग्रवाल इंडस्ट्रीज से ज्वेलरी खरीदने का प्लान बना रही थी, उसने अपने बॉयफ्रेंड से फिर कहा, देखा तुमने, ये नीलम ब्रेसलेट असली है। मैंने कहा था ना कि अग्रवाल इंडस्ट्री इतनी बड़ी कंपनी कभी नकली सामान तो बेच भी नहीं सकती। उसके बॉयफ्रेंड ने कहा,
हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। यंग मास्टर ईशान एक जेंटलमैन की तरह दिखते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बकवास करेंगे। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए अपने बॉयफ्रेंड को समझाते हुए कहा, तुम्हें पता है यंग मास्टर ईशान का परिवार भी एंटिक और ज्वेलरी में बिजनेस करता है, इसलिए वो स्पष्ट रूप से अपने कंप्यूटर को नीचा गिराने की कोशिश कर रहा होगा। उसके बॉयफ्रेंड ने हैरान होते हुए कहा, ओह फिर तो ये कितना दुष्ट आदमी है। मैंने अब अगर एक भी कोई ज्वेलरी खरीदनी होगी तो मैं तो अग्रवाल इंडस्ट्री से ही खरीदूंगा। मैं यंग मास्टर ईशान के मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से कभी कुछ नहीं खरीदूंगा। अब सभी अग्रवाल इंडस्ट्रीज की प्रशंसा करने लगे थे। यंग मास्टर ईशान की हरकतों की बहुत निंदा भी कर रहे थे। आसपास के लोगों की बातें सुनकर कियारा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। वो मन ही मन खुश थी। यंग मास्टर ईशान अग्रवाल इंडस्ट्री की रेपुटेशन बर्बाद करना चाहता था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसी का प्लान उसी पर भारी पड़ जाएगा। अग्रवाल इंडस्ट्रीज की फ्री में पब्लिसिटी भी हो जाएगी। यंग मास्टर ईशान ने जब देखा कि हर कोई अग्रवाल इंडस्ट्रीज की तारीफ कर रहा है, तो उसने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, अरे अरे ये क्या हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। तभी सुशांत ने बोहें सिकोड़ते हुए कहा, समर, अब जब तुमने यंग मास्टर ईशान के एंटिक वस्तु को पहले ही प्रमाणित कर दिया है, तो प्लीज अभी यंग मास्टर ईशान को भी प्रमाणित करने के लिए अपनी एंटिक वस्तु दिखाओ। उसकी बात सुनते ही समर थोड़ा मुस्कुराया और उसने अपना ब्रश होल्डर निकालते हुए कहा, यंग मास्टर ईशान, ये मेरी एंटिक वस्तु है, प्लीज इसे प्रमाणित करें। यंग मास्टर ईशान ने ब्रश होल्डर को अपने हाथ में लिया और ध्यान से देखा। ब्रश होल्डर का रंग बिल्कुल शुद्ध था। ब्रश होल्डर के निचले हिस्से में कुछ शब्द की छाप थी। उसको बनाने वाले का नाम भी लिखा था। यंग मास्टर ईशान ने ब्रश होल्डर को देखने के बाद जोर से घोषणा करते हुए कहा, यह ब्रश होल्डर असली है और सर्टिफाइड भी है। यंग मास्टर ईशान के शब्दों को सुनकर समर के होठ फड़फड़ाने लगे। उसे लगा कि यह आदमी अज्ञानी और असक्षम है। भले ही उसका परिवार ज्वेलरी और एंटिक वस्तुओं का बिजनेस करता है, लेकिन उसको तो उसके बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं। समर ने उसको तिरस्कार भरी नजरों से देखा, और जब यंग मास्टर ईशान ने समर की तिरस्कार भरी नजर देखी तो उसने नाराज होते हुए कहा, समर, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें जलन हो रही है कि मैंने एंटिक वस्तु को सही ढंग से प्रमाणित कर दिया? उसकी बात सुनकर समर ने आंखें घुमाई। उसने यंग मास्टर ईशान की तरफ तिरस्कार भरी नजर से देखते हुए फिर कहा, यंग मास्टर ईशान, तुम गलत हो। यह ब्रश होल्डर नकली है। यह प्रमाणिक कैसे हो सकता है? उसे लगा कि इस बेवकूफ से बात करने के बाद उसका आईक्यू गिर रहा है। समर ने हल्के से आगे कहा, यंग मास्टर ईशान, मैं तुम्हें बता दूं, मास्टर गोपाल उत्पल राजवंश के व्यक्ति थे। उत्पल राजवंश 1000 साल पुराना है और यह ब्रश होल्डर लकड़ी का बना है। इसे इतने सालों तक सुरक्षित रखने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए साफ पता चल रहा है कि ब्रश होल्डर बिल्कुल बिल्कुल नकली है। लेकिन यंग मास्टर ईशान ने हार मानने से इनकार कर दिया और कहा, मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं हो रहा। यह उच्च गुणवत्ता वाली लाल चंदन की लकड़ी से बना है। अगर इसे वैक्यूम टॉम में रखा जाए तो यह 1000 साल तक सुरक्षित रह सकता है। यंग मास्टर ईशान की बातों पर समर ने आंख घुमाई। उसने कहा, यंग मास्टर ईशान, मैं आपकी नॉलेज की कमी पूरी करता हूं। ब्रश होल्डर सबसे पहले पाल राजवंश से आए थे, लेकिन वो लोकप्रिय नहीं थे। ब्रश होल्डर केवल चोल राजवंश के बाद वर्षों के लोकप्रिय हुए। गोस्वामी समाज ने लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचे, और जो सिर्फ 600-700 साल पुराना है। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता तो खुद को शर्मिंदा करना बंद करो। जैसा कि मैंने कहा कि उत्पल राजवंश 1000 साल पुराना है, तो ब्रश होल्डर कैसे बन सकते हैं? समर की बात सुनकर ईशान के चेहरे पर भाव बिल्कुल बदल गए। उसने अपना मुंह खोला और समर की बातों का खंडन करना चाहा। हालांकि जब उसने आसपास के लोगों की सहमति की फुसफुसाहट सुनी तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वहीं सुशांत भी चाहता नहीं था कि ये बहस दोनों के बीच जारी रहे, इसलिए उसने घोषणा करते हुए कहा, यंग मास्टर ईशान ने एंटिक वस्तु को गलत तरीके से प्रमाणित किया। ब्रश होल्डर नकली है
और ये कि आधुनिक नकली प्रोडक्ट है जिस पर उत्पल शब्द अंकित है। समर ने यह राउंड फिर से जीत लिया है। यंग मास्टर ईशान हारे हुए लग रहे थे। अब अगर वाइस प्रेसिडेंट सुशांत भी कह रहे हैं कि ब्रश होल्डर नकली है, तो वो नकली ही होगा। वो एक बार फिर समर से हार गया और उसे सबके सामने अब की बार तो शर्मिंदा भी होना पड़ा। समर ने सेकंड राउंड का पहला मैच जीत लिया। अन्य प्रतिभागियों ने भी अपने अपने विरोधियों को तय करने के लिए लॉटरी निकाली और एंटीक वस्तुओं की प्रामाणिकता जांच करनी शुरू कर दी। स्टेज पर जाने वाला दूसरा व्यक्ति निशांत था। उसका प्रतिनिधित्व एक मोटा अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। भले ही अधेड़ उम्र का व्यक्ति बहुत जानकार था, फिर भी वो निशांत से हार गया। उसके बाद समर ने कुछ और बार लॉटरी निकाली और अपने सभी विरोधियों को हरा दिया। 1 घंटे बाद कंपटीशन का सेकंड राउंड भी समाप्त हो गया। सुशांत ने अपना गला साफ किया और जोर से अनाउंसमेंट करते हुए कहा, सेकंड राउंड समाप्त हो गया। इस राउंड के विजेता समर है। सेकंड पोजीशन निशांत मेहता की है और थर्ड पोजीशन अदिति गिल को जाती है। कंपटीशन के परिणाम की घोषणा करने के बाद सुशांत ने अपनी भौहें सिकोड़ दी। वो इस बात से बिल्कुल नाखुश था कि समर, जिसे वो बिल्कुल नापसंद ही कर रहा है, वो पहले स्थान पर कैसे आ गया और उसके पोते को हरा कैसे रहा है। थोड़ी देर बाद सुशांत ने नाखुश होते हुए जोर से अनाउंसमेंट करते हुए फिर कहा, सभी प्रतिभागी 30 मिनट आराम कर लें, फिर हम थर्ड राउंड शुरू करेंगे। और ये घोषणा करते ही उसने निशांत को कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए एक तरफ खींच लिया। उधर कियारा जब समर के पास आई तो उसने आते ही धीमी आवाज में कहा, डियर, आप तो सबसे अच्छे हैं। आपने फिर से फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली। वो काफी एक्साइटेड थी। समर ने गौर से मुस्कुराते हुए कहा, बेशक हनी, आखिरकार मैं सबसे अच्छा हूं। मैंने कहा था ना कि चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। उसके लिए कंपटीशन जीतना बहुत आसान भी था। कियारा भी मुस्कुरा रही थी। उसकी पलकें थोड़ी फड़क रही थी। वो बहुत खुश थी। उसने खुश होते हुए कहा, डियर इशिका के मुद्दे को सुलझाने के लिए थैंक यू। समर ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, हनी, थैंक यू की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझे इसका इनाम चाहिए। कियारा ने शर्माते हुए कहा, क्या इनाम चाहिए आपको? वो जानती थी कि समर क्या मांगने वाला है। समर ने कियारा के आकर्षक होठों गर्म निगाहों से देखते हुए कहा, एक प्यारा सा किस। जब कियारा ने सुना कि समर उसे चूमना चाहता है तो कियारा का चेहरा लाल हो गया। उसने शर्माते हुए कहा, डियर, एंटी कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है। हम लोगों से घिरे हुए हैं। जब हम घर पहुंचेंगे तो मैं आपको आपका इनाम दे दूंगी। वो जानती थी कि समर ने उसके लिए बहुत कुछ कर दिया। अब उसे भी उसके लिए कुछ करना ही चाहिए। समर की आंखें भी गर्म हो चुकी थी। उसने एक्साइटेड होते हुए कहा, ठीक है, कंपटीशन के बाद जब हम घर पहुंचेंगे तो मुझे एक किस करोगी। पहले कियारा उसे किस करने के लिए मना कर देती थी, लेकिन इस बार उसने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। वो पहली ही बार में मान गई। समर भी खुश हो गया था। समर कियारा से बात कर ही रहा था, तभी उसके फोन की नोटिफिकेशन टोन बजी। उसने फोन निकाला और देखा पायल ने उसे एक टेक्स्ट मैसेज किया था। उसने खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, समर, मैं लेडीज नंबर रूम नंबर 2 में हूं। जल्दी यहां आकर मुझसे मिलो। समर एक्साइटेड हो गया। उसने पायल का टेक्स्ट मैसेज देखा और उसने अपना पेट पकड़ते हुए कियारा से कहा, हनी, मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। कियारा ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, जल्दी करो। एंटी कंपटीशन का थर्ड राउंड 30 मिनट में शुरू हो जाएगा। इससे पहले वापस आ जाइएगा। जाहिर है उसने पायल द्वारा भेजा गया टेक्स्ट मैसेज नहीं देखा था। समर ने उसकी बात देखकर हाथ हिलाया और लेडीज रूम की ओर चला गया। लेडीज वॉशरूम के रूम नंबर 2 में था और उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला। देखा कि पायल उसका इंतजार कर रही थी। पायल की आंखें चमक रही थी, बहुत आकर्षक थी। पायल ने चंचल नजर से देखते हुए कहा, बेवकूफ, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जल्दी से दरवाजा बंद करो। समर की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने जल्दी से वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया। उसने पायल को गर्म नजरों से देखा।
पायल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। समर, तुम पिछले 2 दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? अब क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं? समर पिछली 2 रातों से उससे मिलने नहीं गया। इससे पायल दुखी हो गई थी। उसकी भूख भी खत्म हो गई थी। समर उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, और वो अगर एक दिन भी नहीं देख पाती तो उसके लिए उसे बहुत दुख होता। समर ने लड़कियों को खुश करने के लिए अपनी तरकीबें अपनाते हुए कहा। पायल, तुम बेशक मुझे बहुत पसंद करती हो। पिछले 2 दिनों में मैं थोड़ा बिजी था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तो तुम्हारा मैसेज मिलते ही तुरंत आ गया। उसके शब्द शहद की तरह मीठे थे। उसने पायल को तुरंत मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। पायल की मुस्कान खिले हुए गुलाब की तरह थी। समर ने पायल के नरम होठों पर अपने होठ रख दिए। पायल भी पूरी तरह से खुद को समर को सौंप चुकी थी। थोड़ी देर बाद पायल के माथे पर पसीने की चमक आ गई। उसके मुंह से हल्की कराह निकली और वॉशरूम के दरवाजे के सामने निडाल होकर लेट गई। तभी अचानक वॉशरूम के बाहर से उसको किसी की आवाज सुनाई दी। शिवानी, शिवानी, क्या तुमने कुछ सुना? और यह आवाज सुनते ही दोनों घबरा गए। उन दोनों ने अपनी सांसें रोक ली और दीवारों से सटकर खड़े हो गए। वो डर के मारे बोलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। उनको डर था कि वॉशरूम के बाहर खड़ी लड़कियां उन्हें देख न लें। बाहर शिवानी ने अपने साथ वाली दूसरी लड़के के साथ वॉशरूम से बाहर निकलते हुए कहा, मैंने तो कुछ नहीं सुना, लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई। उसकी बात सुनकर वॉशरूम के अंदर समर और पायल ने राहत की सांस ली। उनके दिल भी शांत हो गए। पायल ने उसके कान के पास आते हुए धीरे से कहा, समर चलो, कंपटीशन का 3rd राउंड शुरू होने वाला है। समर ने भी सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं पहले जा रहा हूं। ये कहते हुए वो कपड़े पहनकर जल्दी से लेडीज वॉशरूम से बाहर निकल गया। जाने से पहले उसने पायल को एक किस किया और जिससे वो घबरा गई। समर के जाने के बाद पायल भी जल्दी से तैयार हुई और लेडीज रूम से बाहर निकल गई। वो 5 जजों में से एक थी और उसे कंपटीशन की निगरानी रखनी थी। पायल पलक झपकते ही 30 मिनट भी बीत गए और वह कंपटीशन में सिर्फ 10 लोग बचे थे। बाकी 40 लोग 2nd राउंड में बाहर हो चुके थे। समर ने जब देखा शिवानी को अपने सामने खड़ा पाया तो वो दंग रह गया। उसको विश्वास हो नहीं रहा था कि शिवानी 3rd राउंड में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाएगी। समर ने शिवानी के कंधे पर थपथपाते हुए फिर मुस्कुराते हुए कहा, शिवानी, टॉप 10 में पहुंचने पर बधाई। शिवानी ने समर की तारीफ सुनकर आत्ममुग्धता से कहा, समर, तुम क्या मुझे यूं ही समझते हो? मैं बहुत होशियार हूं। शिवानी बहुत आत्ममुग्ध थी। अपनी तारीफों को सुनने के बाद वो पहले ही एरोगेंट हो गई थी। तभी समर ने मजाक करते हुए कहा, मैंने अभी कुछ शब्दों में तुम्हारी तारीफ क्या कर दी? तुम तो पहले ही घमंडी हो गई। शिवानी ने समर को अंगूठा दिखाया और हंसते हुए कहा, भले ही मैं होशियार हूं, लेकिन तुम तो एंटिंग किंग हो। आखिरकार तुमने 2nd राउंड भी बहुत आसानी से जीत लिया। तभी वाइस प्रेसिडेंट सुशांत ने हल्के मुस्कान के साथ अनाउंसमेंट करते हुए कहा, सभी लोग कृपया चुप हो जाइए। 3rd राउंड जल्द ही शुरू हो रहा है। मैं 10 एंटिक वस्तुएं लाऊंगा। हर कोई प्रामाणिकता के लिए एंटिक वस्तु का चयन करेगा। जिसकी प्रामाणिकता जितनी स्टीक होगी उसको उतने ही अंक मिलेंगे। कंपटीशन के तीसरे राउंड का मूल्यांकन सुशांत ने व्यक्तिगत रूप से किया। वो 10 प्रतिभागियों के लिए 10 एंटिक वस्तु लेकर आया। उसने पेंटिंग, नीलम, फूलदान, चमकीले मोती और भी चीजें लेकर आया था। सुशांत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इन 10 एंटिक वस्तुओं में असली और नकली दोनों तरह की चीजें हैं। आप सभी को प्रामाणिकता के लिए एक एक एंटिक वस्तु चुननी होगी। इस बार हम क्रम के अनुसार नहीं बल्कि ड्रॉ करके क्रम तय करेंगे। उसने कंपटीशन में 3rd राउंड में नियम बताए। समर को कोई एंटिक वस्तु चुनने की जल्दी थी नहीं। वह एंटिक वस्तुओं को ध्यान से देख रहा था। 10 एंटिक वस्तुओं में से 5 असली और 5 नकली थी। समर ने आगे बढ़कर कोई एंटिक वस्तु चुनी नहीं, लेकिन बाकी 9 प्रतिभागी खुद को रोक नहीं पाए। एंटिक वस्तुओं को चुनने के लिए आगे आए और एंटिक वस्तुओं को प्रामाणिकता की जांच करने लगे। समर, जिसने कोई एंटिक वस्तु नहीं चुनी,
कि उसके अलावा बाकी प्रतियोगिता ने पहले ही एंटीक वस्तु चुन ली, इसलिए वह प्रामाणिकता करने लगे थे। लेकिन निशांत के अलावा कोई भी डिटेल नहीं बता पाया। अदिति और शिवानी भी गिर गए थे और अब केवल निशांत ही बचा था। निशांत जीत सकता था क्योंकि उसे अपने दादा सुशांत से एंटीक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिली थी। कंपटीशन शुरू होने से पहले ही उसे पता था कि 10 में से कौन सी वस्तु असली है। सुशांत की मदद के बिना निशांत का जीतना नामुमकिन था। तभी सुशांत ने समर को चुपचाप खड़ा देखकर कहा, समर, जल्दी से एक एंटीक वस्तु चुनो जिसे तुम प्रमाणित कर सकते हो। उसकी आंखों में नाराजगी की एक झलक थी। उसने समर से एक एंटीक वस्तु चुनने को कहा, लेकिन वास्तव में समर के पास कोई विकल्प नहीं था। बाकी 9 वस्तुएं दूसरे लोगों ने चुन ली थी। अब सिर्फ एक चमकदार मोती ही बचा था। चमकदार मोती अंडे के आकार का था। ये गोल और हल्के नीले रंग का था। इसे हल्की चमक भी निकल रही थी। इसकी सतह नीलम की तरह चिकनी थी और मोती एक भी दोष नहीं था। समर ने चमकीला मोती लिया। उसे एक गर्माहट का एहसास हुआ। चमकीला मोती एक दुर्लभ रत्न था। प्राचीन काल से इसे चांदनी मोती और सुंदर मोती के नाम से जाना जाता था और केवल कुलीन वर्ग के लोग ही इसको धारण कर सकते थे। समर ने अपने हाथ से चमकीला मोती ध्यान से देखा। उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह चमकीला मोती नकली है। और उसके शब्दों ने सभी को चौंका दिया। सभी ने समर की आंखों में उलझन भरी नजरों को देखा। आपस में हैरानी से चर्चा करने लगे। एक मोटे ने हैरान होते हुए कहा, अरे, यह चमकीला मोती नकली कैसे हो सकता है? उसके पास खड़े लड़के ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, इस मोती का रंग बहुत चमकीला है। यह बहुत शुद्ध भी दिखता है। मुझे तो यह असली लग रहा है। उस पहले वाले मोटे ने जवाब दिया, मुझे भी लगता है कि असली है। आसपास के लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। सबसे ज्यादा चमकदार मोती वही था और उनको असली लग रहा था। समर की बात सुनकर सुशांत का चेहरा बदल गया। उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि जो चीजें वो लेकर आया है कि वो असली है या नकली। समर ने भीड़ के भ्रमित भाव देखकर उन्हें समझाते हुए कहा, चमकदार मोती एक प्रकाश उत्सर्जक वस्तु है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के लावा से हुई है और यह पृथ्वी की प्लेटों की गति और खनिजों के ज्वाम से बना है। मोती के भीतर प्रकाश कण होते हैं और यह एक प्रकार का रत्न है। चूंकि यह गोलाकार है और प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, इसलिए इसे चमकदार मोती नाम दिया गया है। तभी उन 5 जजों में से एक चश्मे वाले जज ने जोर से पूछा, समर, हम सब जानते हैं तुम क्या कह रहे हो, लेकिन तुम चमकदार मोती को नकली क्यों कह रहे हो? उनकी लगभग उम्र 50 साल की हो चुकी थी। उनकी नजर कमजोर थी, इसलिए उन्हें चश्मे वाला जज भी कहा जाता था। समर ने चश्मे वाले जज की तरफ देखा और कहा, मैंने अपने चमकदार मोती के निर्माण के बारे में बात की। अब मैं इस नकली मोती के बारे में बात करूंगा। यह मोती एक चट्टान है जिस पर फ्लोरोसेंट पाउडर की परत चढ़ी है। इस फ्लोरोसेंट पाउडर को सोखने के लिए चट्टान पर गर्म लावा डाला गया, इसलिए मोती प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। समर की बात सुनकर चश्मे वाले जज ने सिर हिलाते हुए कहा, ओह, तो ये नकली चमकदार मोती है जो चट्टान और फ्लोरोसेंट पाउडर से बना है। क्या तुम यही कह रहे हो? चमकदार मोती दुर्लभ और महंगा होता था, इसलिए कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने मोटा मुनाफा कमाने के लिए नकली चमकदार मोती भी बना लिए थे। समर ने सब कुछ स्पष्ट रूप से समझा दिया, फिर भी सुशांत संतुष्ट था नहीं। उसने कहा, समर, तुमने जो कहा वो एक सिद्धांत है। तुम्हें यह साबित करना होगा कि एक चमकदार मोती नकली है। समर मंद मंद मुस्कुराया जब उसने देखा सुशांत जानबूझकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। उसने कहा, वाइस प्रेसिडेंट सुशांत, क्योंकि आपको प्रमाण चाहिए तो मैं आपके सामने इस बात को साबित कर देता हूं। यह कहते हुए उसने एक शराब की बोतल और एक चीनी मिट्टी का कटोरा लिया। उसने शराब को कटोरे में डाल दिया और चमकदार मोती को कटोरे में रख दिया। शराब और प्रतिदीप्त मोती केमिकल्स रूप से रिएक्शन करने लगे।
फ्लोरोसेंट पाउडर धीरे धीरे चमकदार मोती से अलग होकर शराब में घुल गया। चमकदार मोती एक साधारण सी चट्टान बनकर रह गया। ये वास्तव में कोई चमकदार मोती था नहीं। कटोरे में साधारण पत्थर देखकर जज और आसपास के दर्शक भी दंग रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये चमकदार मोती नकली होगा। साधारण पत्थर देखकर सुशांत के चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन यह परिणाम अनाउंस करने के अलावा कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए उसने कहा, समर ने तीसरा राउंड पास कर लिया। थर्ड राउंड केवल 2 लोगों ने पास किया, समर और निशांत। हालांकि समर फर्स्ट और सेकंड राउंड का विजेता था, इसलिए उसे सीधे एंटिक कॉम्पिटिशन का भी विजेता बना दिया गया। यह जजों का सामूहिक निर्णय था। हालांकि सुशांत असंतुष्ट था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। खांसी खांसी की आवाज करके ही रह गया। प्रेसिडेंट अविनाश भी ने खांस कर अपना गला साफ किया और जोर से अनाउंसमेंट करते हुए बोले, इंदौर शहर का एंटिक कॉम्पिटिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। इस वर्ष के एंटिक किंग है मिस्टर समर। अविनाश की बात सुनकर आसपास के दर्शक एक्साइटेड थे। वो खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। इंदौर शहर में केवल एक ही एंटिक किंग होता है और एंटिक कंपटीशन विजेता ही एंटिक किंग का खिताब जीत सकता था। समर ने बिना किसी संदेह के खिताब जीत लिया। कंपटीशन से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो जीत जाएगा। विजेता के लिए इनाम बहुत आकर्षक भी था। उसने न केवल इंदौर शहर के एंटिक किंग का खिताब जीता, बल्कि 10 करोड़ रुपए की एंटिक वस्तु की मूल्य भी जीती। अविनाश ने समर को एक चांदी की ट्रॉफी भेंट की। ट्रॉफी 30 सेंटीमीटर ऊंची थी और ये चांदी और क्रिस्टल जैसी पारदर्शी थी। प्लेट पर एंटिक किंग भी लिखा हुआ था। ये खिताब जीतना बहुत बड़ा सम्मान था। अविनाश ने समर को ट्रॉफी सौंपी और डिब्बे पर एक सफेद चमकदार मोती निकाला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, समर, ये असली चमकदार मोती है। ये सिंह राजवंश से क्लेन परिवार के एक एंटिक आइटम है। ये तुम्हारा इनाम है। चमकदार मोती दूधिया, सफेद और गोलाकार था। उसे एक हल्की सफेद चमक निकल रही थी। समर एक नजर में ही बता सकता था कि यह असली चमकदार मोती है। समर ने सफेद मोती लेते हुए कहा, थैंक यू प्रेसिडेंट अविनाश। प्रेसिडेंट अविनाश की मदद के बिना यह संभव नहीं हो सकता था। अविनाश ने समर को मोती देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, समर, ये सब तुम्हारी योग्यता का कमाल है। मैंने तो बस तुम्हें नामांकित किया। वो जानता था कि इस युवक को एंटिक वस्तुओं की गहरी समझ है और यहां तक कि एंटिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते उसको भी इतनी समझ थी नहीं। समर को कंपटीशन जीतता हुआ देखकर यंग मास्टर ईशान और निशांत बेहद असंतुष्ट थे। वो उसको घृणा भरी नजरों से देखने लगे थे। वो इस बात से शर्मिंदा थे कि समर ने कंपटीशन कैसे जीत लिया। अब जब समर मंच से उतरा तो कुछ एंटिक ज्वेलरी कंपनियां उसके पास आई और उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करने लगी। कुछ लोगों ने तो उसे 1 करोड़ रुपए तक की सैलरी ऑफर कर दी। समर ने उनके ऑफर के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और उन्हें ठुकरा दिया। समर को इन लोगों की राय जरा भी परवाह नहीं कर रहा था। वो सीधा कियारा के पास जाने के लिए भीड़ में घुस गया। उसके साथ क्लाउड टॉप हाई राइज से निकल गया। दोनों कियारा की BMW से घर वापस आने लगे और अभी रात के 7 बजे थे और कंपटीशन में पूरा दिन लग गया था। कुछ ही देर में वो दोनों विला नंबर 13 में पहुंच गए। अंदर लिविंग रूम में दाखिल होते ही कियारा ने समर की तारीफ करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, डार्लिंग, आपने तो आज कमाल कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पति ने न सिर्फ कंपनी को मुकदमे से बचाया, बल्कि एंटिक किंग भी बन गया था। इंदौर शहर में अब बहुत से लोग उसे जानने लगे थे कि समर एंटिक किंग बन गया है और अग्रवाल इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है। कुछ लोगों ने उसकी नई रेपुटेशन को देखते हुए अग्रवाल इंडस्ट्री से कुछ ज्वेलरी खरीदने का भी फैसला किया। समर ने घमंड करते हुए हंसते हुए कहा, हनी, बेशक तुम्हारा पति तो सबसे अच्छा है ही। ये कहते हुए उसने वो चमकदार मोती निकाला और कियारा को देते हुए कहा, जानो, ये चमकदार मोती तुम्हारे लिए, मेरी तरफ से एक गिफ्ट। कियारा ने चमकदार मोती को पाकर खुशी से अपने हाथ घुमाते हुए कहा, थैंक यू माय डियर हस्बैंड।
और ये चमकदार मोती लड़कियों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता था। कियारा तो पूरी तरह से उसकी दीवानी हो चुकी थी। तभी समर ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, जानू, अब मुझे मेरा इनाम चाहिए। कियारा ने जानबूझकर भूल जाने का नाटक करते हुए कहा, कौन सा इनाम? मुझे कुछ याद नहीं। तभी समर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, एक प्यारा सा केस, क्या तुम भूल गई? कियारा ने शर्माते हुए कहा, नहीं 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 भूली, मैं मजाक कर रही थी। लेकिन अब 7 बज गए हैं, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, बहुत भूख लग रही है। क्या हम किस करने से पहले कुछ खा सकते हैं? कियारा की बात सुनकर समर ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हनी, भूख तो मुझे भी लगी है। चलो पहले खाना बनाते हैं और बाद में रोमांस करेंगे। ये कहते हुए उसने कियारा को एक आंख मारी। फिर समर उत्साह से रसोई की ओर चला गया। उसने फ्रिज खोला और देखा, उसमें फिर भी कुछ था नहीं, सिर्फ 2 टमाटर और थोड़ा सा पालक। फ्रिज देखते ही उसने धीरे से कहा, चलो आज टमाटर और अंडे वाले नूडल्स बनाते हैं। वैसे भी कियारा को पिछली बार बनाए गए अंडे के नूडल्स बहुत पसंद आए थे। इस बार टमाटर के साथ उसे ये ज्यादा पसंद आएंगे। ये सोचते हुए उसने नूडल्स बनाने का फैसला कर लिया। वो तुरंत काम पर लग गया और उसने देखते ही देखते पलक झपकते ही नूडल्स बना लिए। कियारा अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाई। जब उसे लिविंग रूम तक खुशबू आने लगी तो उसने समर से पूछा, डियर, आप क्या बना रहे हैं? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। समर ने नूडल्स कियारा की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैंने टमाटर और अंडे वाला नूडल्स सूप बनाया है, आओ और गरम गरम खा लो। रंग बिरंगे और स्वादिष्ट टमाटर और अंडे के नूडल्स सूप को देखकर कियारा बहुत खुश हो गई। चॉपस्टिक से खाने लगी। कियारा खाते हुए इसकी तारीफ करने भी लगी थी। उसने कहा, वाह, ये टमाटर और अंडे का नूडल सूप तो बहुत स्वादिष्ट है। नूडल का सूप बहुत अच्छा लग रहा था और ये बात करते हुए खाना बंद भी नहीं कर रही थी। उसने जल्दी से नूडल्स का पूरा कटोरा खत्म कर दिया। वहीं कियारा के खत्म करने से पहले समर ने अपना खाना भी खत्म कर लिया था। कियारा ने मुस्कुराते हुए अपने गोल पेट को छूते हुए कहा, जानो, इसका स्वाद बहुत अच्छा था। आप खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं। आप जब भी टाइम मिले मेरे लिए खाना जरूर बनाया करो। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जरूर, मैं अगली बार तुम्हारे लिए हाथ से खाना जरूर बनाऊंगा। हाँ, ये अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। इसके बाद समर ने शरारती मुस्कान के साथ फिर कहा, जानू, अब तो हमने खाना भी खत्म कर लिया, अब तो मुझे मेरा इनाम दे दो। कियारा ने शर्माते हुए कहा, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी नरमी बरतनी पड़ेगी। समर ने कियारा को गोद में उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डियर, मैं तुम्हें बिस्तर पर किस करना चाहता हूँ। और ये कहते हुए वो उसे उत्साह से दूसरी मंजिल पर ले गया। कियारा ने शर्माते हुए कहा, डियर, हम लिविंग रूम में भी तो कर सकते हैं। समर ने नाम में सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, यह नहीं। वो कियारा को गोद में उठाकर दूसरी मंजिल पर ले गया और फिर उसने बिस्तर पर उसे लिटा दिया। कियारा उस समय बेहद खूबसूरत लग रही थी। शर्म के मारे उसे गंभीर चेहरे पर गोरी त्वचा लाल सेब की तरह लाल हो चुकी थी। समर कियारा को बिस्तर पर किस करना चाहता था, सिर्फ एक किस के लिए नहीं। वो उसे स्वीकार करने से पहले उसे सहज और महसूस करवाना चाहता था। वो आज उसके साथ आगे भी बढ़ना चाहता था। समर उसके बिस्तर को छूते हुए मुस्कुराते हुए बोला, हनी, तुम्हारे बिस्तर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बिस्तर से गुलाब की खुशबू आ रही थी। तभी कियारा ने शर्माते हुए कहा, डियर, जल्दी करो ना। वो चाहती थी कि उसका पति उसे किस कर ले और वहां से चला जाए। उसकी बात सुनते ही समर ने हल्के से मुस्कुराया और एक दुष्ट भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ा। उसकी नजर में कियारा एक कमजोर खरगोश थी और उसने कियारा के होठों पर अपने होठ रख दिए। कियारा ने विरोध करते हुए, डियर, आप बहुत बुरे हो। आप सिर्फ किस कर सकते हो, यहाँ वहां छू नहीं सकते। वो बदतमीजी से उसे किस कर रहा था। समर ने एक दुर्लभ अवसर उठाते हुए कहा, जानू, मालिश तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी है, इससे तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। बेचारी कियारा सिर्फ सोच रही थी वो किस करने वाले हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज उसका फायदा उठाएगा।
थोड़ी देर बाद कियारा पसीने से तर हो गई, कमजोर हालात में बिस्तर पर पड़ी रही। समर जानता था कि उनका रिश्ता अब आगे बढ़ जा रहा है। वो आज उसके बिस्तर तक पहुंच चुका था और धीरे धीरे वो दोनों एक बिस्तर पर सोने भी लगेंगे। अगले दिन समर सुबह जल्दी उठा और तैयार होकर अग्रवाल इंडस्ट्रीज की ओर चल पड़ा। कियारा पहले ही से ऑफिस जा चुकी थी। वो काम में डूबी रहती थी और कभी छुट्टियां भी नहीं लेती थी। कल एक अपवाद था और जब उसने एंटिक एसोसिएशन के लिए छुट्टी ले ली। सेल्स डिपार्टमेंट के लोग काफी एक्साइटेड थे और एंटिक कंपटीशन के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक लड़की ने धीरे से अपने साथी लड़की से कहा, अरे क्या तुमने न्यूज़पेपर देखा? उसमें लिखा है समर ने इंदौर सिटी का एंटिक कंपटीशन जीत लिया। उसके साथी ने कहा, हाँ यार मैंने देखा। पहले तो मुझे लगा कि कोई गलतफहमी हो गई, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि तस्वीर में तो समर ही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो फर्स्ट पोजीशन जीतेगा। पहले वाली लड़की ने कहा, हाँ उसने न सिर्फ चैंपियनशिप जीती बल्कि एंटिक किंग भी बन गया। ये समर की तारीफ और प्रशंसा की जा रही थी। आखिरकार अग्रवाल इंडस्ट्रीज ज्वेलरी भी कंपनी थी और सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय होने के नाते उन्हें एंटिक की बहुत समझ थी। इसलिए वे सभी जानते थे कि एंटिक किंग खिताब जीतना कितना मुश्किल था। वो सभी दंग रह चुके थे। जब समर ने खिताब जीत लिया, जाहिर है कि शुरुआती झटके के बाद उन सभी को गर्व महसूस हो रहा था। जब समर सेल्स डिपार्टमेंट पहुंचा तो उसने अपने बारे में हो रही चर्चाएं सुनी। वो अपने आप में बुदबुदाया, वाह, खबर कितनी तेजी से फैल गई। मैंने कल ही तो कंपटीशन जीता, लेकिन आज सभी को इसके बारे में पता भी चल गया। तभी एक सेल्स पर्सन की नजर समर पर पड़ी। उसने समर को देखते ही सभी को उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे देखो समर आ गया है। उसकी बात सुनते ही ऑफिस के सभी लोगों ने समर की तरफ देखा और सभी लोग समर के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। कुछ ने ऑटोग्राफ पैड भी निकाल लिया था। तभी उन्होंने कहा, एंटिक किंग समर भारद्वाज, प्लीज मुझे अपना ऑटोग्राफ दीजिए। ये लोग बाद में दिखावा करने के लिए एक ऑटोग्राफ चाहते थे। भीड़ के उत्साह को देखते हुए समर उनकी रिक्वेस्ट को अस्वीकार नहीं कर सका और उसने अपना पेन निकाला और सभी को ऑटोग्राफ साइन कर दिया। तभी प्राची ने खुशी से एक कार्ड निकालते हुए कहा, समर मुझे भी एक ऑटोग्राफ दे दो। समर ने कार्ड लिया और उस पर अपने साइन करते हुए प्राची से पूछा, प्राची क्या तुम भी मेरी फैन हो? प्राची ने आंखों में प्रशंसा के सितारे के लिए कहा, हाँ जरूर, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ समर। तुम बहुत स्ट्रांग हो। तुमने एंटिक किंग की उपाधि हासिल की और कंपनी पर आए संकट को भी दूर कर दिया। कंपनी में हर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है समर। समर ने प्राची का एक छोटा सा हाथ सहलाते हुए कहा, प्राची मेरी तरफ ऐसे मत देखो, वरना मैं फूल की तरह समा नहीं पाऊंगा। प्राची ने चंचल नजरों से देखा, तुम बहुत शैतान हो समर। उसके मासूम चेहरे पर एक लाली आ गई। हालांकि उसने समर को इनाम दिया, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं हटाया। उसने समर को अपना हाथ पकड़े रहने दिया। प्राची के साथ फ्लर्ट करने के बाद समर अपने काम में लग गया। वह कल ऑफिस भी नहीं आया था, इसलिए बहुत काम सारा पूरा करना था। काम ज्यादा होने के बावजूद समर ने कुशलता से काम किया और उसने डॉक्यूमेंट्स को सही अरेंज कर दिया। सेज स्प्रेडशीट जल्दी से स्ट्रीक तरीके से तैयार की। दोपहर में जब काम से छुट्टी का समय हुआ, तब वो अपना सारा काम निपटा चुका था। प्राची ने भी उसकी तारीफ की। तभी समर ने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो छुट्टी का टाइम हो गया था। उसने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, ऑफिस से छुट्टी का टाइम हो गया, अभी मुझे पायल से मिलने जाना होगा। ये कहते वो अग्रवाल इंडस्ट्री से बाहर निकला और पायल के विला की तरफ चल पड़ा। ट्रिंग 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 ट्रिंग। समर अभी बिल्डिंग से बाहर निकला ही था, उसका फोन बज उठा। उसने फोन निकाला और देखा कि उसकी पायल की छोटी बहन हिमांशी का कॉल था। जब भी वो हिमांशी को देखता, तभी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता था। उसे लग रहा था कि आज भी कुछ अच्छा होगा नहीं। समर ने फोन उठाने के बाद पूछा, हाय हिमांशी, क्या बात है? उधर से हिमांशी ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, जीजू मैं ड्रीम नाइट बार में आपका इंतजार कर रही हूँ, आप जल्दी से यहाँ आइए। समर ने अपनी बोहे सी कोड़ी और मना करते हुए कहा, हिमांशी
आज रात मैं थोड़ा बिजी हूँ, किसी और दिन मिलते हैं। लेकिन उधर से हिमांशु ने समर को ब्लैकमेल करते हुए कहा, नहीं जीजू, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरी 3 बातें मानेंगे। पिछली बार आपने सिर्फ पहला प्रॉमिस पूरा किया, आज आप दूसरा प्रॉमिस पूरा करेंगे, वरना मैं अपनी बहन को बता दूंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया। समर ने जल्दी से उसकी बात मानते हुए कहा, हिमांशी, प्लीज अपनी बहन को कुछ मत बताना, मैं अभी आ ही रहा हूं। समर अवाक और उदास था। उसने एक टैक्सी रोकी और ड्रीम नाइट बार की ओर चल पड़ा। उधर ड्रीम नाइट बार के एंट्री गेट पर इस समय हिमांशी एक गुलाबी रंग की ड्रेस पहने हुए खड़ी थी। उसके शरीर से जो कसकर चिपकी हुई थी। उसकी आकर्षक आंखें सामने की ओर थी और वो गौर से देखी जा रही थी। बार के पास से गुजरने वाला हर कोई हिमांशी को ही देख रहा था। एक युवक ने तो उसके साथ फ्लर्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन हिमांशी ने उसे डांट कर भगा दिया। उसके बाद हिमांशी दुखी होकर बुदबुदाई, बेवकूफ समर, तुम अभी तक यहाँ नहीं आए, मैं रात भर तुम्हारा इंतजार थोड़ी ना करती रहूंगी। मुझे इस तरह इंतजार करवाने का खामियाजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद समर की टैक्सी ड्रीम नाइट बार पर पहुंच गई। उसने तुरंत हिमांशी को देखा। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि किसी का ध्यान उसकी तरफ खिंच सकता था। उसको देखते ही हिमांशी ने मोहक स्वर में कहा, जीजू, आपने इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से आपका यहाँ खड़ी इंतजार कर रही थी। आपके इंतजार करते करते मुझे कई लोगों ने छेड़ भी दिया। ये कहते हुए उसने आगे बढ़कर समर की बाहों में बाहें डाल दी। समर ने अपनी बाहें सिकोड़ ली और कहा, हिमांशी, ऐसे मत करो, अगर किसी ने हमें देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। उसे लगा कि हिमांशी के मन में उसके लिए कुछ चल रहा है, क्योंकि वो उसे रिझाने की कोशिश कर रही थी। हिमांशी ने समर का हाथ छोड़ा नहीं और आकर्षक ढंग से कहा, जीजू, इन फालतू की बातों को छोड़ो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई नहीं देख रहा, चलो अंदर चलते हैं और ड्रिंक करते हैं। उसने समर का हाथ छोड़ने की बजाय और टाइट कर लिया। वो दोनों आपस में बार की ओर चल पड़े। थोड़ा शोर शराबा अंदर था और लोग नाच रहे थे, शराब पी रहे थे। कुछ युवकों ने देखा कि हिमांशी सुंदर है और वो उसका फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन समर ने उन सभी को रोक दिया। समर ने उन सभी को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और जिन्होंने हिमांशी को छेड़ने की कोशिश की। जब लोगों ने देखा कि समर के सामने कुछ नहीं कर पा रहे, तो जल्दी से छिप गए और दोबारा हिमांशी को छेड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तभी सोनाली ने समर को देखकर खुशी से कहा, मास्टर, आप आ गए। उसकी आंखों में खुशी आ गई थी। समर ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और जवाब दिया, सोनाली, तुम मुझे मास्टर मत कहो, तुम मेरा नाम ले सकती हो। तुम्हारा ये मास्टर कहना अजीब नहीं लग रहा? मुझे तो तुम्हारे मुंह से अपने लिए मास्टर सुनकर अजीब लग रहा है। सोनाली ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आपने मुझे क्यूपिड एरो कॉकटेल बनाना सिखाया, इसलिए मुझे आपको मास्टर ही कहना चाहिए। जब समर ने आगे कुछ नहीं कहा तो सोनाली ने फिर कहा, मास्टर, मैं आपके लिए क्यूपिड एरो कॉकटेल बनाती हूँ। वो पहले ही क्यूपिड एरो बनाना सीख चुकी थी, 3 मिनट तक जो चलता था। तभी हिमांशी ने आंखों में नाराजगी के साथ और उसे शरारत से घूरते हुए कहा, सोनाली, एक हैंडसम लड़के को देखकर तुम अपने दोस्त को तो भूल ही जाती हो। तुम सिर्फ जीजू के लिए एक ड्रिंक बना रही हो क्या? मेरे लिए नहीं बनाओगी? सोनाली हंसी और बोली, हिमांशी, नाराज मत हो यार, मैं तुम्हारे लिए भी तो ड्रिंक बना दूंगी। सोनाली हल्के से मुस्कुराई और 2 लंबे तने वाले गिलास निकालकर उसमें ड्रिंक बनाने लगी। तभी समर की नजर सोनाली के पीछे एक शीशे पर पड़ी। शीशे में एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई दे रही थी। वो लगातार समर पर नजर रखे हुई थी। समर भी समझ गया था कि वो लड़की उसके पीछे पीछे आ रही है। ये वही लड़की थी जो पिछले कुछ दिनों में समर पर लगातार नजर रखे हुई थी। समर ने उसे देख तो लिया था, लेकिन उसने ये जाहिर नहीं होने दिया। तभी उस लड़की ने अपने लॉन्ग ब्लेजर में से पॉकेट में से एक इंजेक्शन फायर गन निकाल ली। समर ये सब चुपके से शीशे के बीचों बीच से देख रहा था। जैसे ही उस लड़के ने वो इंजेक्शन फायर किया, समर इस हिसाब से अपने जगह से हिला कि उसने उस लड़के को महसूस ही नहीं होने दिया कि वो जानबूझकर वहां से हिला था। वो इंजेक्शन ठीक उसके सामने बार काउंटर पर गिरा। तभी सोनाली ने भी कॉकटेल तैयार किया और वो समर और हिमांशी के सामने रख दिया। सोनाली ने समर के सामने कॉकटेल रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, मेरे बनाए कॉकटेल को चक्कर देखिए। समर ने भी कॉकटेल का गिलास उठाया और साथ ही उसने चुपके से वो इंजेक्शन भी उठा लिया।
वो कॉकटेल पीने का सिर्फ नाटक कर रहा था, लेकिन उसका असली ध्यान तो उस लड़की की तरफ ही था। वहीं जब उस लड़के ने देखा कि उसका निशाना चूक गया, वो हड़बड़ा गई, जल्दबाजी में बार से बाहर निकल गई। समर ने जब उसको ऐसे हड़बड़ाते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने मंद मंद मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, पगली, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ये सोचते हुए समर ने कॉकटेल का घूंट लिया और सोनाली की तारीफ करते हुए कहा, सोनाली, इसका टेस्ट अच्छा है, तुमने इसमें महारत हासिल कर ली। सोनाली समर की तारीफ सुनकर खुश हो गई थी। हिमांशी भी कॉकटेल को चख रही थी, तभी उसको पीछे एक शरारती आवाज सुनाई दी, हेलो डार्लिंग, तुम कई दिनों से दिखाई नहीं दी, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? और ये कहते हुए एक सुनहरे रंग के बालों वाले टैटू वाले लड़के ने हिमांशी को गुस्से में देखा। हिमांशी ने उस युवक की तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, ऋषभ, मुझे डार्लिंग मत कहो, हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते भी नहीं। तुम मुझे डार्लिंग क्यों कह रहे हो? तुम मुझे मेरे नाम से पुकार सकते हो। उस लड़के का नाम ऋषभ था। वो हिमांशी को रिझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिमांशी उसे पसंद नहीं करती थी। ऋषभ ने हिमांशी के मोहक चेहरे को देखते हुए पूछा, हिमांशी, तुमने पिछली बार कहा था कि अगर मैं तुम्हें कार रेस में हरा दूं, तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी, और तुम रेस हार गई, तो इसलिए अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैं तुम्हें डार्लिंग कह सकता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी बात से मुकर रही हो? ऋषभ की बातें सुनकर हिमांशी के भाव बदल गए। वो जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसके पास शब्द थे नहीं। हिमांशी और ऋषभ दोनों कार रेसिंग एसोसिएशन के सदस्य थे। ऋषभ प्रेसिडेंट था और स्मॉल कार किंग के नाम से जाना जाता था। हिमांशी का रेसिंग का बहुत शौक था। उसने ऋषभ से शर्त लगाई कि अगर वो उसे हार गई, वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। लेकिन हारने के बावजूद वो इस लड़के की गर्लफ्रेंड बनना चाहती नहीं थी। हिमांशी ने पलके झपकाते हुए जोर से कहा, ऋषभ, पिछली रेस मायने नहीं रखती, चलो फिर से रेस करते हैं। अगर तुम फिर से जीत गए तो मैं इस बार पक्का तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। ऋषभ ने उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। हम एबी रोड तक रेस करेंगे। अगर तुम हार गई तो तुमने अब तक मेरी बात नहीं मानी थी, तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये कहते हुए उन दोनों ने रेस करने का फैसला कर लिया। उसके जाने के बाद हिमांशी ने समर का हाथ पकड़ते हुए कहा, जीजू, आप भी रेस में चलिए ना। समर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और दुखी होकर कहा, अगर तुम्हें कार रेस करनी है तो ये तुम्हारी सिरदर्दी है, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं। मुझे इसमें क्यों घसीट रही हो तुम? क्योंकि वो जल्दी से पायल से मिलना चाहता था। अगर वो रेस में चला गया तो वो पायल से मिल नहीं पाएगा। हिमांशी ने फिर से समर को ब्लैकमेल करते हुए कहा, जी, जो आपने मुझसे प्रॉमिस किया है, क्या आप भूल गए? बिल्कुल नहीं भूला हूँ हिमांशी। हिमांशी ने फिर कहा, वाह, ये तो अच्छी बात है ना। चलिए अब अपना प्रॉमिस पूरा कीजिए, चुपचाप मेरे साथ रेस में चलिए। यह आपका दूसरा प्रॉमिस है। ये एक मशहूर कार रेस होने के नाते लाल रंग की फेरारी स्पोर्ट्स कार फैशनेबल लग रही थी, उसके स्पेक्स से भी ज्यादा शानदार। हिमांशी ने समर की पैसेंजर सीट पर बैठा लिया और ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। वूम वूम करते हुए हिमांशी ने कार की चाबी घुमाई, एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी स्टार्ट। वहां से 5 सेकंड से कम में फरारी 500 मीटर चल चुकी थी। गाड़ी बिजली की तरह तेज चल रही थी, रफ्तार बहुत तेज थी। जैसे ही वो लगभग 1 किलोमीटर चले, समर के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वो चिल्लाया, हटो जल्दी से, आगे एक बहुत बड़ा पेड़ है। आगे मोड़ पर एक बहुत बड़ा पेड़ था, लेकिन हिमांशी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो सीधे पेड़ की तरफ बढ़ते जा रही थी। उसने कॉकटेल पी रखी थी और थोड़े नशे में भी थी। गाड़ी इतनी तेज चल रही थी, उसे पता भी नहीं चला कि अगर कोई रुकावट आ गई तो सीधे पेड़ की ओर चली गई। दोनों खतरे में पड़ चुके थे। समर ने भौहें चढ़ाई, उसका चेहरा काला पड़ चुका था। उसने विशाल पेड़ को देखा और 30 मिनट वो दूरी पर था। उसने हिमांशी पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अरे बेवकूफ, बेवकूफ, तुम्हारी वजह से आज हम मारे गए। उसने हिमांशी को डांटा, लेकिन हिमांशी पहले बुरी तरह से डर चुकी थी। उसका शरीर मानो जड़ सा हो चुका था। वो कुछ भी कर नहीं पा रही थी।
संकट के इस क्षण में समर ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया और अचानक मोड़ दिया। गाड़ी हवा में 360 डिग्री घूम गई। गाड़ी का पिछला हिस्सा उस विशाल पेड़ से टकरा गया। वो दोनों आज मौत को छूकर टक से वापस आ चुके थे। समर ने ड्रिफ्ट करते पेड़ से बचाने के लिए ब्रेक लीवर दबाया और गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। स्थिति बहुत खतरनाक थी। शैडो ग्रुप के शैडो किंग को भी पसीना आ चुका था। हिमांशु का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अपना गुलाबी हाथ उठाया और अपनी छाती थपथपाई और कहा, इतना खतरनाक एक्सीडेंट होना था, मैं तो डर के मारे मर ही गई थी। तभी पैंग करते हुए समर ने हिमांशु के सिर पर एक चपत लगाई और गुस्से में बोला, तुम्हें पता है कि वो कितना खतरनाक था? अगर मैंने जल्दी से रिएक्ट न किया होता तो अब तक हम दोनों मर चुके होते। हिमांशु ने कहा, जीजू मैंने सबक सीख लिया। हाँ, मुझे मारो मत, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। आमतौर पर अगर कोई आदमी उसके सिर पर चपत लगाने की हिम्मत भी करता तो वो गुस्से में भड़क जाती, लेकिन अब वो ऐसा कर नहीं सकती थी। समर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ठीक है, आगे से कभी भी शराब पीकर गाड़ी मत चलाना। उसके शब्द हिमांशु के भले के लिए थे। अगर हिमांशु फिर से शराब पीकर गाड़ी चलाएगी तो कहीं ना कहीं वो अपनी मौत को बुलावा देगी। हिमांशु को अचानक कुछ याद आया और उसने आश्चर्य से कहा, जीजू आपने अभी जो ड्रिफ्टिंग मूव किया वो बहुत अच्छा था। क्या आपको रेस करनी आती है? समर के ड्रिफ्टिंग मूव ने हिमांशु को बहुत प्रभावित कर दिया था। उसकी बातें सुनकर समर ने हल्के से कहा, नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, बस मैं दुनिया का नंबर 1 रेसर हूं। हिमांशु ने आंखें घुमाते हुए कहा, जीजू आप शेखी बगार रहे हैं। हिमांशु को लगता था कि समर रेस करना तो जानता है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वो दुनिया का नंबर 1 रेसर होगा। हिमांशु की बातों को सुनकर समर मुस्कुराया। उसने कुछ कहा नहीं। उसे लगा कि इसकी जरूरत नहीं। उसका हुनर उसका काम है और अगर कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हिमांशु के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहा था। क्या प्लान करेगी हिमांशु? क्या उसे कहीं ये रेस करने के लिए तो नहीं कहेगी? अगर रेस करेगा तो समर क्या करेगा? कहीं ऋषभ उसे हरा तो नहीं देगा? दोस्तों, ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, एक कमेंट और एक शेयर भी करना।